अब आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई हैव माय नोट्स विद मी। ठीक है, दैट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट टू यू। और सो नो नीड टू राइट एनीथिंग इन दिस लेक्चर, यू कैन जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, आपको मालूम है हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं, राइट? बहुत सारे मेटल्स हैं और हमें ये भी मालूम है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो सेम रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है, एंड ऑल मेटल्स, ठीक है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। ओके, तो सम एटम्स कैन डोनेट जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. So when you will put in according to KLMN, so you will find that it wants to donate just 1 electron. ठीक है, if we are talking about magnesium, so its atomic number is 12. ठीक है, according to KLMN 2, 8, 2, तो it want to donate 2 electrons to any element. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी रिएक्टिविटी अलग है। कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितनों को डोनेट कर सकता है। ओके, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। एक बात तो तय है कि मेटल्स आर ऑलवेज दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। क्या वो कभी गेन करते हैं? नो। जो गेन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। और जो लूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, सो वी हैव अ सीरीज जो आप लोगों ने पहले भी देख रखा है। फिर आपका आ गया अकॉर्डिंग टू प्राइस। ठीक है, इट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, सो वी नो दैट दिस इज द कैटेगरी। ठीक है, आपको मालूम है पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जस्ट लाइक सोडियम, जस्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड ऑल, ये सब की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाउएवर एक्चुअली हाइड्रोजन इज नॉट कंसीडर्ड एज मतलब मेटल, क्योंकि समटाइम्स इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड समटाइम इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हालांकि हम मतलब इस सीरीज में है लेकिन डू नॉट कंसीडर दैट। ठीक है, ओके, तो अब द एलिमेंट्स और द मेटल्स व्हिच आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, they are highly reactive. Highly reactive means they can never be found in the free states inside the earth crust. कभी आपको free state में दिखेंगे ही नहीं। Why? Because they are very reactive and they will combine either with the sulfur, either with chlorine or with oxygen. Most commonly oxygen. ठीक है, these are highly reactive. Highly reactive. Then we have moderate reactivity. ठीक है, so you can say them that they are moderately reactive and these are almost unreactive you can say. हालांकि अगर आप बात करो तो ये आपका सिल्वर जो है ये फिर भी किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है, सिल्वर भी, कॉपर भी। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब कौन कितना रिएक्टिव है उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है कि उसको एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करना है। सर मैं सबके साथ सेम बिहेवियर तो कर नहीं सकते। अगर मैं जो गोल्ड वाला प्रोसीजर है अगर पोटेशियम के साथ अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना इजी है लेकिन पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, और अगर किसी को कहीं से एक्सट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली आपको उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा। जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक वो एक्सट्रैक्ट कैसे होंगे? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मेरे हाथ में कुछ है, अगर मेरे को उससे बेटर चीज मिलेगी तभी तो मैं वो लेके ही छोड़ूंगी, बना क्यों छोड़ूंगी?
अदरवाइज नहीं छोड़ पाएंगे, या फिर कोई और मुझसे ज्यादा रिएक्टिव आ जाए और मेरी चीज ले जाए, देन आई एम अगेन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो सच सिमिलर वेज आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट योर मेटल्स, ठीक है। अब हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे अगर आप देखोगे खारा पानी क्यों होता है बच्चे? दैट इज एक्चुअली नोन एज सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर इज नथिंग बट it has many salts which are present in a dissolved state. तो which salts we can obtain from the sea water? दो टाइप, मतलब majorly sodium chloride, magnesium chloride and many other salts, ठीक, जो आपका नमक होता है common salt that we obtain from sea water, ठीक है। बट वहाँ पर डेफिनेटली काफी impurities होती है, तो we need to further purify the salt that we are eating, okay। अब आपके जो metals होते हैं, okay, they are naturally occurring in the earth crust. अर्थ क्रस्ट में जो जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं मिनरल। उसे क्या बोलते हैं? मिनरल। तो फर्स्ट थिंग क्या है आप लोगों का, व्हाट इज मिनरल? इट इज द नेचुरल फॉर्म of metals that are present in earth crust. अर्थ क्रस्ट में इनकी नेचुरल जो फॉर्म हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल, ठीक है। एंड जनरली मिनरल्स आर फाउंड एज देयर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे को ये मिल जाते हैं, आपके जितने भी मिनरल्स हैं, ओके। अब हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर जगह से मिनरल मतलब एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ओके। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ओर, अगर मैं ओर की बात करूं तो ओर क्या है बच्चे आपका? सम प्लेसेस ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट, ठीक है, they have high percentage of certain metals और minerals, ठीक है, एंड वहां से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, एंड दैट इज नोन एज ओर। नहीं आया समझ में? आपका अगर मैं बात करूं, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, इफ दिस इज अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यहाँ पर मान लो आपका इतना सा लाइक मिनरल है और कहीं पर आपका बहुत ज्यादा मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है। अब डेफिनेटली किसी भी चीज को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अगर मान लो आपने, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ओके, इफ वी आर गिविंग 500 रुपीज या वी आर स्पेंडिंग 500 रुपीज to spend a mineral or element which is of worth 5 rupees. मजा आया? आया? नहीं ना? तो आप 500 रुपए खर्च करके कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हो जो सिर्फ 5 रुपए का? आया मजा? नहीं। तो उसको हम मिनरल तो बोलेंगे क्योंकि एलिमेंट तो प्रेजेंट है और नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन उसे हम और नहीं बोलेंगे। और क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे को कोई फायदा नहीं मिल रहा। उसको एक्सट्रैक्ट करके कोई फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एंड दिस 500 रुपीज, प्लीज डोंट थिंक दैट 500 रुपीज ही लगते हैं किसी भी एलिमेंट को निकालने में। 500 रुपीज लगते हैं? नो, ठीक है, डेफिनेटली बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। ये कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। अब मान लो कहीं पर आपने 500 रुपीज अप्लाई करे या स्पेंड करे एंड यू आर गेटिंग अ एलिमेंट वर्थ रुपीज 5000। वर्थ है, थोड़ी बहुत वर्थ है, और अगर 50,000 का मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ जाओगे, वो 5 वाले में, 5000 वाले में, या 50,000 वाले में? मोस्ट प्रोबेबली 50,000 वाले में। आ रही बात समझ में? तो हम क्यों उस साइड जाते हैं और क्यों उस साइड नहीं जाते? भाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी वांट प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या सारे मिनरल्स, अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर लो, क्या सारे मिनरल्स आपके एक्सट्रैक्टेबल होते हैं?
सबको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? यस, किया सबको जा सकता है, लेकिन क्या सबको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं, सारे एलिमेंट्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। तो आपका ओर क्या है? अगर मैं बोलूं व्हाट इज ओर, तो एट सम प्लेसेस of in our earth crust minerals are present in higher percentage or higher concentration. Minerals are present in higher percentage, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल प्रॉफिटेबली, वहां से आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली। और ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। आपको फायदा समझ में आया या नहीं आया, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यस। मिनरल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो आप कहीं से जमीन से खोदो और आपको 2 किलो सोना मिल जाए, वाह, मजा आ गया, ठीक है। और वहीं पर उसी जमीन में अगर आपको 2 मिलीग्राम सोना मिलेगा, शायद आप उसे आइडेंटिफाई भी ना कर पाओ, ठीक है। तो मिनरल तो है, बट आप उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये एक बात होती है। ये बात किस किस को समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। अब जो आपके एलिमेंट्स है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया जो टॉप मोस्ट है, ठीक है, इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो कैसे हैं आपके? हाईली रिएक्टिव। कैन वी फाउंड देम इन अ फ्री स्टेट? डेफिनेटली नॉट। ये कभी फ्री स्टेट में आपने देखा होगा ना, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है, अभी रोड पे चलते हुए भी किसी को दोस्त बना लेगा, ओवर फ्रेंडली, ठीक है। कुछ होते हैं मॉडरेटली बात करोगे तो ठीक है, वरना नो, ठीक है। और कुछ होते हैं मतलब ही नहीं भाई, और दुनिया में चल क्या रहा है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें कोई फ्रेंड चाहिए ही नहीं। कौन से बेटर है? सबसे नीचे वाले बेटर है ना, वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि प्लैटिनम हमें दिख रहा है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। यहाँ तक की बात बताओ, समझ में आई या नहीं? हाँ, पक्का? किसी को कुछ समझ में आ गया हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया? ग्रेट। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे बच्चे हम अपने एलिमेंट्स को कुछ पार्ट्स में या फिर कुछ क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, metals can be classified into 3 categories. metals को किसमें क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट, हाईली रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव। सेकेंड, मॉडरेटली रिएक्टिव, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब सो ओके। एंड थर्ड, लीस्ट रिएक्टिव, यू कैन से दैट, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव है बच्चे, उनको हम अलग तरीके से एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उनके लिए हम अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव है उनके लिए भी हम डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? पक्का आ गई? 100%, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इन तीनों कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, और उससे पहले एक थोड़ा सा अगर हम लोग प्रोसीजर देखें तो कैसा होता है। अगर हम एनसीईआरटी में एक लाइन डायग्राम दे रखा है, ठीक है, वो लाइन डायग्राम करना जरूरी है। तो जो भी आपका ओर है, ओर हमें मालूम है क्या होता है? ओर क्या होता है? costly minerals, profitable mineral that can be extracted profitably. Minerals that can be extracted profitably is known as
और सॉरी, ठीक है। सो वी हैव और। जब आप और को अर्थ से निकालते हो बच्चे, तो एक बात याद रखना, उसमें कहाँ से निकाल रहे हो? पहली बात, अर्थ बहुत साफ सुथरी है ना, बहुत साफ सुथरी, डेली लाइजॉल से पोछा लग रहा है लगता है पहाड़ों में जाकर के? नहीं ना। तो डेफिनेटली जब आप अपना वो निकाल रहे हो, क्या बोलते हैं, और निकाल रहे हो, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। उसमें सैंड भी मिलेगा, सॉइल भी मिलेगा, माइक्रोब्स भी मिलेंगे, सॉइल ही तो है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? The impurities which are present along with your ore is known as, बड़ा ही प्यारा नाम है, क्या प्रोनाउंसिएट करोगे इसे? गैंग, ठीक है, गैंगोई, जो मर्जी आपको जो भी प्रोनाउंसिएट करना है, यू कैन, ठीक है। सो दिस इज योर गैंग एंड दीज आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर। और कैसी इम्प्योरिटीज होती हैं? सच एज योर सॉइल, योर सैंड, एक्सेट्रा, राइट। अब हमेशा एक बात याद रखना, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट और द मेटल, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मेटल, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो क्या करा जाता है? सबसे पहला काम है गैंग हटाओ, ठीक है। क्यों हटाना है? हाँ भाई, इतना ज्यादा गंदे के साथ तो करना ही नहीं है ना। सबसे पहले गंद हटानी, जो इजीली हटाई जा सकती है। और गैंग को हटाने का बच्चे प्रोसीजर क्या होता है? इट डिपेंड्स कि आपका मेटल कौन से स्टेट में मिला है आपको। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल की, और गैंग की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इन सब बातों पे हम देखते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, whenever you are trying to extract a metal, आपको अपने एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो अब यहीं पर है, अब मुझे मालूम है ताशी और अभिधा बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर मैं अभिधा और डॉली की बात करूँ, दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, एम आई राइट? दैट्स व्हाई शी इज सिटिंग अलोन, ठीक है। तो अगर इन्हें सेपरेट करना होगा तो मुझे बहुत कुछ करना है नहीं, एक को अच्छे मार्क्स दे दो, एक को गंदे मार्क्स दे दो, एंड दे विल बी सेपरेटेड। मैं तेरी दोस्त नहीं बन रही, राइट। वहीं पर अगर मेरे को ताशी और काव्या को सेपरेट करना है तो मुश्किल है। क्या करना पड़ेगा? एक को अच्छे मार्क्स दे दो, एक को गंदे मार्क्स दे दो, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि किसको कितना सेपरेट करना, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि किस तरीके से आप एलिमेंट्स को सेपरेट कर पाओगे। ओके, तो और है, सबसे पहले आप क्या करते हो बच्चे? अपने और को इम्प्योरिटीज रिमूव करते हो। ओके, तो यू आर एक्चुअली एनरिचिंग योर मिनरल, एनरिचमेंट ऑफ मिनरल। आप ये देख लेते हो कि जो भी मिट्टी वगैरह है उसको सबसे पहले हटा दो। इज दिस क्लियर? उसके बाद हमें मालूम है हमारे मेटल्स कितने कैटेगरीज में आते हैं? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, दूसरे कौन से होते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड मॉडरेटली रिएक्टिव के बाद बच्चे तीसरी कैटेगरी होती है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट, क्या समझे? समझ में आई बात या नहीं आई? वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चे हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? आवाज कैसे आ रही? चलो ओके, जो हाईली रिएक्टिव है उनका हम क्या करते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम किसी रिएक्शन से सेपरेट नहीं करते बच्चे, उन्हें हम डायरेक्टली क्या करते हैं? उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, मोल्टेन ओर।
सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, अपने उसका मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्योंकि हमारे तोड़ने से तो टूटने वाला है नहीं, लेकिन जब मैं करंट दूंगी तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा और हमारे पास प्योर मेटल जो है वो आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? पक्का आ गई? ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल गया। इज दिस क्लियर? अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं बच्चे, वो आपका सल्फाइड ओर्स भी हो सकते हैं। सल्फाइड पता है ना, सल्फर के साथ जब रिएक्शन कर लेते हैं जिंक सल्फाइड, ठीक है, ZnS बना लेगा, ठीक है। तो ये आपका सल्फाइड ओर्स भी हो सकते हैं बच्चे। सल्फाइड इज H2 नेगेटिव। अब आपको मालूम है इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मेटल को इलेक्ट्रॉन देने हैं। सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेटल को इलेक्ट्रॉन देने हैं। हो गई रिएक्शन, मस्त रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कार्बोनेट। They can be found in a sulfide form or they can be found in a carbonate form. कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव। ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो CO3 2 नेगेटिव, ओके। सल्फाइड ओर्स का आप रोस्टिंग करते हो, इसको रोस्ट किया जा रहा है बच्चे। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच you can convert your sulfide ores into oxide ores. Everything will be given, no need to write, just try to understand. Complete focus on the board, ठीक है भाई? तो मजे की बात है, कुछ लिखना ही नहीं, ठीक है। आप पूरा ध्यान बोर्ड पर दो, बस ये देखो कि रिएक्टिविटी के साथ हम कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव सल्फाइड ओर्स जिसकी आपने रोस्टिंग करी, रोस्टिंग करके ये क्या बना लेगा? ऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट का भी हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, और कैल्सिनेशन से क्या करते हैं हम? इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। ऑक्साइड का क्या करते हैं हम? द मेटल इज देन रिड्यूस्ड, मेटल ऑक्साइड इज देन, मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो आप इनको यूज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और फिर आपको मेटल मिलेगा। जब आपको मेटल मिलेगा तो आप इसको क्या करोगे? रिफाइनिंग। इस मेटल की क्या करोगे? रिफाइनिंग करोगे। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बच्चे, दे आर जनरली फाउंड एज देयर सल्फाइड ओर्स। कैसे मिलते हैं? दे आर फाउंड इन देयर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। इनको सिंपली आप रोस्ट कर दो। रोस्ट कर रहे हैं? रोस्ट, रोस्टिंग, एंड यू विल गेट योर मेटल। और मेटल की क्या कर लोगे फिर? रिफाइनिंग। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? किसको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई? आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे, यहाँ पे बच्चे 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं अगर हम इस पूरी टेबल को ध्यान से देखें, ओके। पहली चीज, हमने यहाँ पे रिफाइनिंग नहीं करी, हमने रिफाइनिंग यहाँ पे भी करी, हमने रिफाइनिंग यहाँ पे भी करी। रीजन क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो आपको मेटल मिलता है वो वेरी प्योर होता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद जो मेटल ऑब्टेन करते हो दैट इज वेरी प्योर, ठीक है। Whereas अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन ही तो है। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आपने डाले थे, 85 रिड्यूस होकर 15 रह गए, तो वो 15 क्या बना रहे हैं? इम्प्योरिटीज। वो 15 क्या बना रहे हैं? इम्प्योरिटीज। सो जो भी मेटल आप किसी के रिडक्शन से ऑब्टेन करते हो उनको प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। और प्यूरिफाई कैसे करते हैं हम? अगेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप बोलोगे अगर फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस ही करना था, अगर फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस ही करना है तो शुरुआत में ही इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं कर दिया? Why to wait कि पहले इसका रिडक्शन करा जाए,
उसके बाद रिफाइन करा जाए, बताओ, सोचो। अगर फाइनल इनकी भी रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस से होनी है तो व्हाई नॉट डायरेक्टली? ज्यादा इम्प्योर होगा, ज्यादा इम्प्योर होगा, ज्यादा इम्प्योर होगा। हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव। सोच के देखो, क्यों हमने इसको सबसे पहले क्या करा, हमने इसका रिडक्शन करके इसको पहले थोड़ा प्यूरिफाई करा और फिर रिफाइनिंग में डाला। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अलॉन्ग विद यू देयर कैन बी टू रीजंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोलिसिस कॉस्टली होगा, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन, यू नीड टू चेक इट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा कॉस्टली होगा और इतने सारे का एक साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराना बेवकूफ़ी है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप ये सोचो, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो आपको प्रिंसिपल के पास कभी लेके जाना हो, या फिर कोई अगर आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं चेक करने के लिए, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तो पहले उस चीज़ को टीचर रिफाइन करता है, फिर उस चीज को फिर कोई और टीचर रिफाइन करेगा, तब आपको आगे भेजा जाता है। एकदम रॉ मटेरियल भेजा जाता है क्या? नहीं, रिफाइन करके भेजा जाता है फॉर फर्दर रिफाइनिंग। समझ में आई बात? तो रिफाइनिंग की जरूरत कहाँ पर पड़ती है जनरली? जिस केस में आपने मेटल को किस तरीके से ऑब्टेन किया हो, रिडक्शन से या किसी केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन करा हो, वहां पर आपका मेटल क्योंकि पूरा का पूरा प्योर नहीं होता, इसीलिए आपको उसकी फाइनली रिफाइन करनी पड़ती है, जो अगेन प्रोसीजर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब बताओ यहाँ ये टेबल किसको अच्छे से समझ में आ गई? आपको 2-3 स्टेप समझ में नहीं आए होंगे। पहला रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। हालांकि अगर मैं बोलूँ रोस्टिंग भी क्या है, आप इसे हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है अगेन हीट इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, एंड दैट्स इट, ठीक है, जस्ट टू कन्वर्ट इट। तो अब अगर मैं इसको क्विकली अगर हम रिकैप करें, हाईली रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन, और फिर प्यूरिफाई कर दिया, प्योर मेटल मिल ही गया, उसको रिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मॉडरेटली रिएक्टिव, या तो सल्फाइड होंगे या कार्बोनेट, इनकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करा बच्चे? ऑक्साइड से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, ऑक्साइड से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, एंड then it will be reduced to metal, and finally your pure metal will be obtained by refining, ठीक है। And here the least reactive metal, they are generally found in sulfide, the least reactive है, ठीक है, इसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, थोड़ा सा हीट कर दो तुरंत अलग हो गया, है ना? समझ में आई बात? ठीक है, आगे अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक उसको, ओके, ठीक है। So extraction of metals with low reactivity, low reactivity में क्या होता है, उनको they are generally found in their sulfide ores, ठीक है। और इन सल्फाइड ओर्स को क्या करो, जैसे ही आप हीट करते हो you will get the metal। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और मैंने आपको बताया था ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। इस स्टेप से पहला स्टेप हमने क्या किया होगा, एनरिचमेंट ऑफ मिनरल। और एनरिचमेंट ऑफ मिनरल बच्चे क्या होता है, रिमूवल ऑफ द impurities, and those impurities are commonly known as GAN, ठीक है, GAN याद रखना। और क्या होता है, a mineral from which metal can be extracted profitably। मिनरल क्या होता है, the form of metal which is present naturally in the earth crust। अब बताओ ये बातें समझ में आई या नहीं आई? पक्का 100%, ठीक है। नाउ अब आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ, अगर मैं फर्स्ट बात करूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम सिनेबार, फ्रॉम सिनेबार। अब ये सिनेबार क्या है,
सिनेबार क्या है? सिनेबार इज अ ओर, ठीक है। सिनेबार क्या है? ओर है। ये किसका ओर है? किसका ओर है? मरकरी का। तो इट इज ओर फॉर मरकरी विच इज, इसको आप कैसे लिख सकते हो? हाइड्रोजन सॉरी मरकरी सल्फाइड, HgS, HgS, दिस इज योर सिनेबार। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं? तो बच्चे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का बन सकता है दैट इज व्हाट इज सिनेबार, या नेम द ओर फॉर मरकरी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ओर? सिनेबार, ठीक है। तो अगर आप इसको हीट करते हो तो यू हैव HgS। जब इसको हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या बना लेता है? HgO प्लस SO2। अब यहाँ पे बच्चे याद रखना ये भी आपका गैस है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी एक टेस्टलेस कलरलेस गैस होती है, ना तो इसमें कोई टेस्ट होता है और ना ही इसमें कोई कलर होता है, ठीक है। और तो इनिशियल हीटिंग ऑफ सिनेबार और मरकरी सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? On further heating, your HgO will be converted to Hg plus O2। सारी reactions balanced होनी चाहिए। You have to write balanced reaction for all, ठीक है। सबके लिए balanced reaction लिखना है। क्या क्या है इधर? 2 and 2 सबको बैलेंस। कोई भी रिएक्शन आपकी विदाउट बैलेंसिंग नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आपका मरकरी सल्फाइड जो था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लिया? मरकरी ऑक्साइड, फिर क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑन फर्दर हीटिंग इट विल बी कन्वर्टेड टू, ये आपका डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। राइट द प्रोसीजर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर। In that case, you need to write cinnabar is the ore for mercury, ठीक है, from which the mercury extracted by heating, ठीक है। On initial heating, it forms mercury oxide. However, further heating results in formation of mercury। बच्चे ये बात समझ में आया या नहीं आया? सिनेबार पे क्वेश्चन 100% बन सकता है and you have to do this, ओके। दूसरा क्या है? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। तो सेकंड आपका क्या हो गया? दिस वाज फर्स्ट, देन सेकंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या? जल्दी बोलो। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड Cu2S। क्या करेंगे? Cu2S को जब आप हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? CuO प्लस SO2। ये गैस है, उड़ जाएगी, ठीक है। अब आपका Cu2S प्लस CuO, ये है ना, ठीक है। Cu2O प्लस Cu2S, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कॉपर प्लस इट इज Cu2S कॉपर सल्फाइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, दे फॉर्म कॉपर एंड अगेन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगेन सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज अगेन अ गैस व्हिच कैन बी रिलीज्ड। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई डाउट है या नहीं? Cu2 होगा ऊपर। कहाँ पे बच्चे? फर्स्ट वाले में Cu2। खुश रहो और बोलो। बैलेंसिंग। वो आप कर लो, वो आप कर लोगे। बैलेंस रिएक्शन आपको लिखनी है, ये बात याद रखना। ईच रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, व्हेन यू विल राइट देम इन द एग्जाम। और these two examples are very much important. In fact, every example is very much important. सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग यू नीड टू डू। अब मुझे बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई?
तो आपका सिनेबार विच इज और फॉर मरकरी HgS, ठीक है. सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन अ कॉपर सल्फाइड, नो नेम इज गिवन टू दिस, ठीक है. अब देखो मरकरी के लिए कुछ स्पेशल नेम दिया है, कुछ तो रीजन रहा होगा. स्पेशल नेम हम किसको देते हैं, या तो प्रॉफिट ज्यादा हो या मतलब ज्यादा हो, ठीक है. तो कुछ तो रहा होगा, ठीक है. इस ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है, इसका नाम दे दिया सिनेबार. समझ में आया. जिस धरती के कितने नाम रख सकते हैं, धरती माँ, पृथ्वी, डिसेंडर, क्यों, हमारा मतलब यार हम रहते हैं, ठीक है. बाकियों के इतने नाम नहीं रहा. प्लूटो का और नाम बताना. प्लूटो तो है ही. अबे नलायक, अच्छा, प्लूटो sorry. है, वो प्लेनेट नहीं है. शी इज लाइक प्लूटो प्लेनेट नहीं है तो प्लूटो नहीं है. मतलब अगर काव्य पढ़ती नहीं है तो काव्य नहीं है. यू आर टॉकिंग लाइक दिस, ये गलत बात है. ये बात बताओ समझ में आई है नहीं? पक्का, ग्रेट. अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें. पक्का, इसे मिटा दे, इसे मिटा देते हैं. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद मॉडरेट एक्टिविटी, इसमें आपका आता क्या है, आयरन. पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, आयरन, फिर जिंक, फिर लेड, और आपका आ गया आयरन, जिंक, लेड और कॉपर. इसमें भी कॉपर को डाल दिया. कॉपर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी चला जाता है, ठीक है. कॉपर थोड़ा फ्लेक्सिबल है. रीड योर NCERT कंप्लीटली, ठीक है, ताकि आपको पता हो हर चीज, हर रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से करके जाना. इधर से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है. ओके, तो जो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव है, दे आर either found as their sulfide ore or they are found as their carbonate ore, ठीक है. तो ये जो है आपको या तो मिलेंगे as their sulfide ores, और या फिर कैसे मिलेंगे, as their carbonate ore, ठीक है. कार्बोनेट ore, सल्फाइड ओर्स में क्या हो गया, ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है. जिंक सल्फाइड आ जाएगा. और जिंक ये आपका और कैसे मिल सकता है, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिल सकता है. तो अब आप बोलोगे एक ही एलिमेंट जिंक सल्फाइड भी और एक ही एलिमेंट जिंक कार्बोनेट भी है, एक ही चीज दोनों है. अरे है ना यार, एक बंदे के मल्टीपल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है ना, वन रिलेशन नहीं है ना कि सिर्फ अगर इसके साथ फ्रेंड्स है तो उसके साथ नहीं होगा. तो फ्रेंड्स सबके साथ हो सकते हैं. तो जिंक सल्फाइड हो रहा है, जिंक कार्बोनेट हो रहा है. एक्सट्रैक्ट क्या करना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, जिंक एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. मैंने आपको बताया था सल्फाइड ओर्स की क्या करी जाती है, रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर्स की क्या करी जाती है, कैल्सिनेशन, ठीक है. अब व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है बच्चे आपका, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड, their respective oxides by heating strongly in presence of excess of air, ठीक है. तो व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका आ गया रोस्टिंग. योर रोस्टिंग इज कन्वर्जन of metal to oxides, conversion of sulfide ore of metal, sulfide ore of metal to oxide, ठीक है, by heating strongly in presence of in presence of excess of air. हवा बहुत ज्यादा रखी जाती है रोस्टिंग के केस, ठीक है. कैल्सिन, ये समझ में आया.
तो आप करोगे क्या, जब आप जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे से हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपके पास जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड था, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट किया तो आपको क्या मिल गया, ZnO प्लस SO2। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। अब आपका कैल्सिनेशन क्या होता है बच्चे, पहली बात तो ये किसके लिए होता है, कार्बोनेटोर्स के लिए। आपका क्या हो गया, कैल्सिनेशन, ये क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ carbonators into oxide by heating strongly in presence of limited air, in presence of limited air, ठीक है। तो इसको लिख लो, conversion of sulfide ore of metals to oxide by heating strongly in presence of limited air, ठीक है, in presence of limited air, in presence of limited air, ठीक है। अब इधर क्या किया जाएगा बच्चे, आपका जिंक कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट था, ठीक है, इसको आपने डायरेक्टली हीट कर दिया, ये क्या बन गया, ZnO प्लस CO2। अब आप बोलोगे कैसे याद रखूं, कार्बन ऑक्सीजन कहाँ डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। एक में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, एक में लिमिटेड ऑक्सीजन है। कैसे याद रखेंगे बच्चे, सल्फाइड के केस में ना ये आपका और है, ये आपका और है, और इधर ये और है। कौन से और में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नीचे वाले, जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको बाहर से क्यों देंगे, जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको बाहर से क्यों देना, जिसमें नहीं है उसको, क्योंकि हम करा क्या रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ये बात समझ में आई, तो पहले हमने उसका ऑक्सीडेशन कराया है। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, इसमें ऑलरेडी होती है, तो हमें उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं होती, इसके पास नहीं होता तो हमें एडिशनल ऑक्सीजन देना पड़ता है। अब ये बात बताओ समझ में आई या नहीं, आ गई पक्का, यू ऑल आर हैप्पी, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो पहली बात, सल्फाइड और क्या होता है, सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ओके, जिंक सल्फाइड लिया आपने, इसको आपने रोस्ट कर दिया, जिंक कार्बोनेट लिया, इसको आपने कैल्सिनेशन कर दिया। रोस्टिंग किसकी करते हैं, सल्फाइड ओर्स की, कैल्सिनेशन किसका करते हैं, कार्बोनेट का। कितने दिनों में भूल जाओगे, जब भूल जाए ना, गो बैक टू द वीडियो एंड वॉच इट, ठीक है, यू विल हैव टू, ठीक है, क्योंकि हमें भूलना नहीं है, ओके। 10वें में नंबर लाने ना, किस किस को लाने हैं, तो भूलना नहीं है, भूलना है, या भूल भी जाना है तो दोबारा वीडियो रिवाइज कर ले, पर्पस रिवाइज करना है, पर्पस रिवाइज करना है। ये बात समझ में आई या नहीं, पक्का। तो अब हमने दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, पर्पस सॉल्व हो गया, नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद खत्म में नहीं है, अभी तो ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड से फिर मेटल नहीं लाना क्या, ऑक्साइड से फिर मेटल लाना है। ऑक्साइड ओर को फिर हम किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिड्यूस करा देते हैं। ये लो आपका ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, रिएक्ट करा दो, कार्बन, कार्बन क्या है, सूटेबल
reducing agent. Suitable reducing agent. What will it do? It will form Zn plus CO. ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अब हमारा मकसद पूरा हो गया. Yes, जो हम चाहते थे वो हमारे को मिल गया. लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा प्योर होगा? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं बनता. इसका क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. और बच्चे हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन्ड है. दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी सेफ मच. अबे सेफ क्यों नहीं होंगे? कौन सा मर जाओगी? यहाँ आया जिंक और इधर मर गई. ऐसी ऐसी बातें मत बुलवाओ यार, वो भी सुबह सुबह. ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को आपने रिड्यूस करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ दिस. ये बात समझ में आ गई? पक्का. अब इधर दो बातें और बताऊंगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमेशा आप, अब देखो हमारे पास नॉलेज बहुत सारी है. आपकी बात नहीं करती, कुछ लोगों के पास है. ठीक है, कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो हमेशा आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, so every time we really do not need to reduce the chemical. एक रिएक्शन हम और करा सकते हैं, और उस रिएक्शन का नाम होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो ये आपका एक जिंक ऑक्साइड है. ठीक है, आप इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ डोंट मेक नॉइज ऑफ एनी काइंड. ठीक है, सो आप इसको किसी भी सूटेबल एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस करवा सकते हो. और डिस्प्लेस करवाने के लिए हम कौन सा मेटल सेलेक्ट करेंगे? विद हाई रिएक्टिविटी या विद लो रिएक्टिविटी? विद वेरी हाई रिएक्टिविटी. तो बच्चे इनका जब हम वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स लेते हैं हम? विद हाई. जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. तो यू विल यूज डिफरेंट मेटल्स. ठीक है, फॉर देयर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ऐसे हम दो रिएक्शन लिखेंगे. ओके, जिससे हम इनको डिस्प्लेस करवा पाएंगे. पहले तो मुझे बताओ, ये रोस्टिंग और कैंसिलेशन क्लियर है? 100% क्लियर है? ओके. अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट हम किसके थ्रू करते हैं? डेफिनेटली मेटल्स व्हिच हैव हाई रिएक्टिविटी. क्योंकि जब तक वो हाई रिएक्टिव नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करेंगे. इज दिस क्लियर? तो फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से यूज करे जा सकते हैं? सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. सो displacement reaction can also be used. Displacement reaction can also be utilized ठीक है, to extract metal from oxide ore. और अगर ऑक्साइड ओर से अगर आपको एलिमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हाईली रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा. हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं बच्चे आपके? हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर योर सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. सो वी कैन यूज देम टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर. समझ में आया? अब बच्चे एक ना रिएक्शन है, ओके, मैंगनीज ऑक्साइड वाली आपकी रिएक्शन है. MnO2 को हम रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम से. MnO2 को हम किससे रिएक्ट करवाते हैं? एल्यूमिनियम से. और ये क्या बना लेता है? Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट. बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, पहली चीज तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर रखी है 3 4 3 2. ठीक है, 3 4 3 2. ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट में था, ये भी सॉलिड स्टेट में है आई गेस, है ना? ये भी सॉलिड स्टेट में है. एक बात याद रखना, और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है.
आपका मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में आया। रीजन क्या था बच्चे? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है एंड दिस released heat is so large that it results in formation of your metal which is in liquid state, बताइए बात समझ में आई? ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो हम अपनी कुछ नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं टू सॉल्व सम इश्यूज। वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है फिर उसको फिर से यूटिलाइज करते हैं अगेन टू सॉल्व समथिंग एल्स। इंफॉर्मेशन को तो हमेशा यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? यस, किया जा सकता है। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैविंग दिस नॉलेज विद अस। ठीक है, सो वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। डाल दो इसमें क्या? एल्यूमिनियम। डाल दो इसमें एल्यूमिनियम, क्या बन गया? अगेन ध्यान रखना आयरन जो आया वो लिक्विड स्टेट में था। बच्चे इस चीज को मैं एम्फसाइज कर रही हूँ दैट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट। योर मेटल इज इन अ liquid state and I am emphasizing it again. ठीक है, so your iron is in a liquid state plus Al2O3 and this is plus heat, obviously plus heat. ठीक है, ये भी रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। अगेन इट इज हाईली एक्सोथर्मिक reaction। ठीक है, it is again highly exothermic reaction। बच्चे आपको पता है रेलवे ट्रैक्स में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं they are made up of iron। ठीक है, उसमें कई बार क्रैक आ जाता है या फिर कोई आपको रेलवे ट्रैक ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। तो बच्चे ये वाली जो रिएक्शन है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मशीन का पार्ट है जो बीच में से टूट गया है, आपको पता है मोस्टली लोहे के पार्ट्स होते हैं, तो उसको भी यूज करते हैं। अब देखो इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा मतलब है इस रिएक्शन से मतलब, क्योंकि हमारा इस रिएक्शन से बच्चे बहुत ज्यादा मतलब है तो डेफिनेटली इसका कोई नाम होगा। कहा था ना, या तो मतलब हो और या प्रॉफिट हो, तो हमारा इससे मतलब भी और प्रॉफिट भी है, तो नाम देना तो बनता है। क्या नाम देंगे? थर्माइट, जो पढ़ना हो पढ़ लेना। थर्माइट रिएक्शन। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमने मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया, इसके कौन कौन से ओर्स प्रेजेंट होते हैं? या तो सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर का क्या किया हमने? उसको रोस्ट कर दिया। ठीक है, और रोस्टिंग के लिए ऑक्सीजन डाली जाती है या नहीं जाती? यस, रोस्टिंग के लिए ऑक्सीजन डाली जाती है। कैल्सिनेशन के लिए ऑक्सीजन डाली जाती है या नहीं डाली जाती? यस, पर कम अमाउंट। कैल्सिनेशन के लिए ऑक्सीजन हम बस जल जाए, हीट हो जाए, इसलिए बाकी और नहीं डालते। ठीक है, तो आपने दोनों अपने ओर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया? सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करा? बिकॉज इट इज इजियर टू। ऑक्सीजन ना हमें बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। ऑक्सीजन हमें बहुत सारे ऑप्शन दे देता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ऑक्साइड ओर्स आर मोस्टली यूज्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद हमने देखा कि ऑक्साइड ओर्स को हम कैसे मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग इट विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। ठीक है, however we can also use displacement reaction
for the extraction of metal from their oxide ores. And which elements we use for the displacement reaction? Highly reactive. For example, sodium, calcium and aluminium. ठीक है, and ये aluminium के साथ वाली reaction बहुत ज़्यादा important है, and two are given in your NCERT. One is when manganese oxide plus aluminium forms manganese plus aluminium chloride plus heat plus heat. ठीक है, and here also thermite reaction, and thermite reaction is बच्चे very important, so you need to do this. This is clear. अभी आज के लिए इतना ही करें, अब अगला we'll continue in the next class.